Education, शिक्षा, शिक्षण. In this chapter, we shall review the main stages and schemes in the development of the educational system in India. देखिए इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं. मुख्यतः भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कैसे विकास होता गया, कैसे बदलाव होते गए, वो हम सीखने वाले हैं. We shall take into consideration primary, secondary as well as higher education and besides research institutes in some representative areas. देखिए इसमें हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में सीखने वाले हैं. This will give us an idea of the educational system throughout the country. इससे हमें पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में हमें पता चलेगा. The first census of the independent India in 1951 revealed the extreme complexity and intractability of the educational issues in the country. देखिए स्वतंत्रता मिलने के बाद 1951 में हमारे देश में पहली बार सेंसस हुआ, जनगणना हुई, यानी लोगों की गिनती हुई. उसमें हमें पता चला कि हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है. In the first census, the literacy level was 17%. पहली सेंसस में, जनगणना में हमारे देश का लिटरेसी रेट, एजुकेशन का परसेंटेज जो था वो सिर्फ केवल 17% लोग एजुकेटेड थे हमारे देश में. It rose as shown below. बाद में वो कैसे बढ़ता गया हर सेंसस के दौरान वो हम देखते हैं. सेंसस ईयर लिटरेसी 1971 में 34% लिटरेसी थी, 81 में 43%, 91 में 52%, 2001 में 64%, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया. Improving this percentage was a serious challenge for the government of India. ये शिक्षा का परसेंटेज, लिटरेसी का परसेंटेज बढ़ाना, लोगों में शिक्षा का प्रसार करना, ये काफी कठिन था भारतीय शासन के लिए. Several remedial schemes were put in place to deal with it. इसके लिए कई सारे योजनाएं लाई गई शासन द्वारा. Primary education refers to the schooling given to children in the 6 to 14 year age group. Primary education किसे कहते हैं? तो 6 वर्षों से लेकर 14 वर्षों के आयु तक, एज तक जो बच्चों को सिखाया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन. In 1988, the central government started a scheme for the spread of primary education and to improve educational standards. 1988 में केंद्र सरकार ने जो है प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए, लेवल बढ़ाने के लिए जो है 1988 में सरकार ने एक स्कीम शुरू की. It is known as ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. इसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. The government made funds available to help improve the standard of the schools and to fulfill minimum educational needs such as at least 2 proper classrooms, toilets, one of the 2 teachers to be female, a blackboard, maps, laboratory apparatus, a small library, a playground, sports equipment, etc. देखिए इसमें क्या किया गया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है स्कूल चलाने के लिए, पाठशाला चलाने के लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई. जैसे कम से कम 2 कक्षाएं होना, क्लासरूम्स होना, टॉयलेट की सुविधा होना और 2 में से 1 टीचर को फीमेल होना चाहिए कंपलसरी. फिर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप्स होने चाहिए भारत के, हमारे राज्य के. फिर लैबोरेटरी के अलग अलग इक्विपमेंट्स, एपरेटस होने चाहिए. एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक प्लेग्राउंड, खेलने के उपकरण ऐसे होने चाहिए. दिस स्कीम हेल्प द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू गेन सम मोमेंटम. इस स्कीम से प्राइमरी एजुकेशन को थोड़ी गति प्राप्त हुई हमारे देश में. डू यू नो, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन 1960, द गवर्नमेंट took the decision to implement a common state-wide curriculum for standards 1 to 7. देखिए महाराष्ट्र राज्य स्थापना के बाद 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई. उसके बाद महाराष्ट्र शासन ने क्या किया, पूरे राज्य में पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक एक कॉमन करिकुलम, कॉमन सिलेबस रखने का डिसाइड किया. प्रिंसिपल सैयद रऊफ ऑफ एसटी कॉलेज
Mumbai was assigned the task of preparing the draft of this curriculum. जो प्रिंसिपल थे एसटी कॉलेज के मुंबई के सैयद रऊफ नाम के, उनको काम दिया गया जो स्टेट का सिलेबस, स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो बनाने के लिए. In 1994 this scheme was expanded and provision was made for one additional classroom and for appointing one more teacher in schools with an enrollment of more than 100 students, with priority given to girls students, girls schools with a majority of scheduled caste and tribe students and schools in rural areas. तो 1994 में यही जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसको और एक्सपांड किया गया, और क्या किया गया उसमें, और एक एडिशनल क्लासरूम दी जाने का डिसाइड किया गया, फिर और एक टीचर अपॉइंट करने का डिसाइड किया गया. जिन स्कूलों में, जिन पाठशालाओं में 100 से अधिक विद्यार्थी है वहां पर और एक टीचर अपॉइंट करने की डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया. और मुख्यतः किन स्कूलों को प्रेफरेंस दिया गया है, जहां पर गर्ल्स है सीखती है, मेनली लड़कियां सीखती है, और जहां पर मुख्यतः शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी सीखते हैं गांव के एरिया में, वहां पर यह सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया. इट वॉज ऑल्सो मेड बाइंडिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट फीमेल टीचर्स टू 50% ऑफ द पोस्ट इन द स्कूल्स. देखिए, छोटे बच्चों को संभालना ज्यादा महिलाओं को अच्छा आता है, इसके कारण ये डिसाइड किया गया कि 50% टीचर्स जो होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में वो फीमेल टीचर्स होंगी. Again in 1994, the District Primary Education Program, that is DPEP, was started with the objective of universalization of primary education. 1994 में ये District Primary Education Program बनाया गया, और उसके अंतर्गत जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका सभी जगहों पर एक कॉमन सिलेबस करने की कोशिश की गई. पहले अलग अलग था. It was implemented in 7 states including महाराष्ट्र. तो ये 7 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, उसमें से एक महाराष्ट्र भी था. द प्लान एनविजर्ड 100% अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल्स, अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड. देखिए इसमें क्या क्या विजन था, मतलब भविष्य में क्या अंदाजा था, क्या होगा इस प्लान के अनुसार, कौन सा एम रख के ये प्लान रखा गया था. तो प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों का 100% अटेंडेंस करवाने की कोशिश करवाना, फिर जो बीच में ही स्कूल छोड़कर चले जाते हैं 4वीं कक्षा के बाद, 5वीं कक्षा के बाद, उनको रोकना, बच्चों का ड्रॉप आउट होना, फिर लड़कियों को पढ़ाना, और जो अपाहिज लोग हैं उनको भी पढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था. इट इंक्लूडेड प्रोग्राम्स सच एज रिसर्च ऑन and evaluation of primary education, alternative education, creating societal awareness etc. देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया. तो रिसर्च करना, फिर प्राइमरी एजुकेशन का इवेल्युएशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन का क्या अच्छा परिणाम हो रहा है उसका अभ्यास करना, फिर अल्टरनेटिव एजुकेशन, जो गरीब बच्चे होते हैं जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, उनको रोजगार मिले, ऐसा कुछ स्किल प्राप्त हो, ऐसा एजुकेशन देना, फिर सामाजिक अवेयरनेस निर्माण करने के लिए, जागृति निर्माण करने के लिए एजुकेशन देना. द मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1995 टू प्रोवाइड प्रॉपर नरिशमेंट फॉर स्टूडेंट्स. देखिए बाद में 1995 में मिड डे मील यानी बच्चों को स्कूल में ही खाना दिया जाने लगा, जैसे खिचड़ी देते हैं वगैरह, ताकि बच्चों का अच्छे से पोषण हो सके, गरीब बच्चों का. कैन वी अचीव दिस? इन 1991 केरला बिकेम अ फुल्ली लिटरेट स्टेट. व्हाट steps must be taken to achieve 100% literacy in Maharashtra as well. देखिए 1991 में केरला जो है 100% लिटरेट राज्य बना, पहला राज्य. और तो महाराष्ट्र शासन ने क्या करना चाहिए यहाँ पर भी ऐसा होने के लिए? तो देखिए बच्चों को ड्रॉप आउट रोकने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जानी चाहिए, फिर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको स्कूल में आने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे स्कीम्स लगवानी चाहिए, जैसे उन्हें मिड डे मील तो है ही, बाद में उन्हें स्कूल में बोर ना हो इसलिए स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह अरेंज करवाना, ये सब कर सकते हैं. डू यू नो
ताराबाई मोडक बिगन वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन बोर्डी एंड कोसबड़। ताराबाई मोडक जी ने शिक्षा क्षेत्र में बोर्डी और कोसबड़ में उन्होंने काम करना शुरू किया। शी स्टार्टेड आंगनवाड़ी फॉर आदिवासी चिल्ड्रन। उन्होंने आदिवासी वनवासी जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया, आंगनवाड़ी शुरू की। शी वर्कड हार्ड टू ब्रिंग इन द लर्निंग बाय डूइंग मेथड टू स्टार्ट कुरण शालास दैट इज मेडो स्कूल्स एंड टू स्प्रेड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। देखिए उन्होंने काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, सीखना, ये पद्धति शुरू की। और कुरण शाला यानी जो वनवासी लोग होते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, उनको वहीं पर स्कूल उपलब्ध करवाना। और वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन यानी स्किलफुल एजुकेशन देना, ताकि थोड़ा सा एजुकेशन के आधार पर ही बच्चे जो है कहीं पर काम कर सके या फिर स्वयं रोजगार खुद पर मतलब खुद को पाल सके, ऐसा एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन देना शुरू किया। अनुताई वाघ एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन एट कोसबड़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आदिवासीज इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट। तो कोसबड़ में अनुताई वाघ ने एक इंस्टीट्यूशन, संस्था स्थापन की आदिवासी वनवासी लोगों की शिक्षा के लिए। इट इज नोन एज द कोसबड़ प्रोजेक्ट, इसका नाम कोसबड़ प्रोजेक्ट रखा गया। शी स्टार्टेड क्रेशेस, नर्सरीज, प्राइमरी स्कूल्स, अडल्ट एजुकेशन क्लासेस, बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल्स एटसेट्रा फॉर द एजुकेशन ऑफ आदिवासीज। उन्होंने वहां के आदिवासी वनवासी बच्चों के लिए क्रेशेस यानी जिसे कहते हैं शिशु गृह, यानी जो माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, उनके बच्चों को संभालने के लिए जो होता है प्ले ग्रुप जैसा, उसको क्रेशेस बोलते हैं, वो शुरू किए उन्होंने। नर्सरी शुरू किए, प्राइमरी स्कूल शुरू किए, और जो बड़े लोग थे अनपढ़ उनकी शिक्षा के लिए अडल्ट एजुकेशन क्लासेस शुरू किए। बाल सेविका, बच्चों को संभालने के लिए बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल शुरू किए। ठीक है, तो उनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी एजुकेशन, अभी देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हमारे शिक्षा क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद बदलाव आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद डिसाइडेड टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद जो है, उन्होंने हमारे शिक्षा क्षेत्र में बेसिक फाउंडेशन से चेंजेस लाना शुरू किया। The यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेट अप फॉर दिस पर्पस। तो जो है यूनिवर्सिटी यानी डिग्री कोर्स जो है 12th के बाद जो शिक्षा होती है, उसके लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई। दिस कमीशन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसी कमीशन ने ये सुझाव दिया कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी एक यानी 8वीं से 10वीं का जो एजुकेशन होता है उसके लिए एक सेपरेट कमीशन, उसका आयोग बनाने की सुझाव दिया उन्होंने। अकॉर्डिंगली इन 1952-53 द मुरलीधर कमीशन वाज अपॉइंटेड। तो फिर उनके सुझाव के बाद 52-53 में मुरलीधर कमीशन की स्थापना की गई। एट दैट टाइम द पैटर्न ऑफ एजुकेशन कंसिस्टेड ऑफ 11+4 years फॉर द फर्स्ट डिग्री और ऑफ 11+1+3 years। देखिए उस समय एजुकेशन का पैटर्न आपको अभी पता है, अभी हमारे देश में नियरली पूरे देश में ऐसा है, हमारे राज्य में तो ऐसा ही है कि 11+2 है, 10+2+3 या 4 ऐसा पैटर्न है। यानी क्या, स्कूल के ईयर्स होते हैं 10 साल, फिर जूनियर कॉलेज के होते हैं 2 साल यानी 11th और 12th, और उसके बाद सीनियर कॉलेज के ईयर्स होते हैं 3 साल या फिर 4 साल, जो भी डिग्री है उसके अनुसार। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले 11 पहले ईयर्स जो थे वो स्कूल के थे और बाद में डायरेक्ट 4 years का कॉलेज होता था, और या फिर कई जगहों पर 11 years का स्कूल होता था पहले, फिर 1 year का जूनियर कॉलेज और फिर 3 वर्षों का जो है सीनियर कॉलेज, ऐसा पैटर्न होता था। बाद में वो पैटर्न चेंज करने का डिसाइड किया गया। द वर्क ऑफ द कमीशन, The commission studied secondary education, the nature of the curriculum, medium of instruction, teaching methodology and made certain recommendations। तो secondary ये जो कमीशन था उसने सेकेंडरी एजुकेशन पर काफी स्टडी की, अभ्यास किया, और उन्होंने जो सिलेबस बनाया जाना चाहिए उस पर काफी अभ्यास किया, वो डिसाइड करने के लिए फिर
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, कौन से मीडियम में सिखाया जाना चाहिए। फिर टीचिंग की पद्धति क्या होनी चाहिए सिखाने की। फिर इसके साथ साथ कुछ और सुझाव दिए गए। दिस कमीशन प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 8वीं से 11th और 12th की कंसेप्ट लाई। However, it was difficult to implement it all over the country। लेकिन ये पूरे देश में लागू करवाना काफी कठिन काम था। Do you know? The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education was established on the 1st of January 1966 at Pune। देखिए महाराष्ट्र राज्य का सेकेंडरी एजुकेशन यानी 10वीं तक और हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 11th और 12th ये बोर्ड जो है वो पुणे में स्थापन किया गया 1 जनवरी 1966 को। दिस बोर्ड कंडक्ट द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th। तो ये जो है बोर्ड, इस बोर्ड के द्वारा आपकी जो 10th की एग्जाम होती है और 12th की एग्जाम होती है वो ली जाती है। द बोर्ड ऑल्सो पब्लिशेस अ पीरियोडिकल कॉल्ड शिक्षण संक्रमण। तो ये जो बोर्ड है एक पीरियोडिकल भी यानी क्या कहते हैं उसे मैगजीन टाइप पब्लिश करता है जिसका नाम है शिक्षण संक्रमण। शिक्षण संक्रमण यानी जो शिक्षा क्षेत्र है एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें संक्रमण यानी धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है, जो किस दिशा में वो बदलाव हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला ये पीरियोडिकल है। The Kothari Commission। In 1964, a commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari। 1964 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर डी.एस. कोठारी कर रहे थे। डॉक्टर जे.पी. नाइक मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्क ऑफ दिस कमीशन। तो डॉक्टर जे.पी. नाइक जी ने इस कमीशन को, इस आयोग को काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न फॉर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इसी कमीशन ने ऐसा पैटर्न डिसाइड किया कि 10+2+3 यानी 10वीं तक स्कूल, 10 वर्षों का स्कूल, फिर 2 वर्षों का 11th-12th जो है जूनियर कॉलेज और 3 वर्षों का डिग्री कोर्स यानी यूनिवर्सिटी सीनियर कॉलेज, ऐसा पैटर्न डिसाइड किया गया। दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1972। 1972 के बाद ये जो व्यवस्था थी वो लागू की गई। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड अ यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द इंक्लूजन ऑफ द मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश इन एजुकेशन, एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, adult education, education by correspondence and open universities to make education trickle down to the lowest rungs of the society। तो इसने कई सारे सुझाव दिए इस कमीशन ने, जैसे पूरे देश भर में एक ही शिक्षा व्यवस्था लागू करना, जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे एजुकेशन में मदर टंग मेनली सिखाना, जो हमारी मातृभाषा है मराठी हो या हिंदी हो या जो भी हो उस राज्य के वो भाषा में सिखाना, फिर हिंदी और इंग्लिश भी सिखाना। उसके बाद जो ड्रॉप आउट्स होते हैं उनका एजुकेशन कंटिन्यू कैसे किया जा सके उसका प्रयास करना। फिर अडल्ट एजुकेशन, जो बड़े लोग हैं 18 वर्षों से ऊपर और जो अशिक्षित है उनको शिक्षा देना। फिर एजुकेशन बाय करस्पॉन्डेंस यानी दूर से, आप कहीं गांव में रह रहे, छोटे गांव में जहां पर कॉलेजेस वगैरह नहीं है, तो आप दूर से भी दूसरे यूनिवर्सिटी में, दूर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एंड ओपन यूनिवर्सिटीज यानी जो जॉब वगैरह कर रहे हैं जिनको क्लासेस अटेंड करना नहीं हो सकता, कॉलेज अटेंड करना, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज यानी क्लासेस कॉलेज अटेंड किए बिना डिग्री प्राप्त करने का एक पद्धति है, तो वो भी शुरू की गई। It also recommended increased provision in the government's budget for expenditure on education of neglected sections like the scheduled castes and tribes। इन्होंने, इस आयोग ने और भी सुझाव दिए शासन को, जैसे बजट में जो है और खर्चा करना एजुकेशन पर, और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके शिक्षा पर ध्यान देना, जो जिनमें ज्यादा मतलब लिटरेसी रेट काफी कम है उनको। महाराष्ट्र गवर्नमेंट adopted the 10+2+3 pattern in 1972 and conducted the first standard 10 board exams in 1975।
तो देखिए महाराष्ट्र शासन ने 10+2+3 ये पैटर्न 1972 में अपना लिया और पहली 10वीं बोर्ड की एग्जाम हमारे राज्य में 1975 में हुई। उससे पहले जो थी कई बार 11th में बोर्ड एग्जाम होती थी, तो बाद में जो है 10th में ले जाने लगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन, तो शिक्षा देने के, बच्चों को शिक्षा देने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये कुछ कोठारी कमीशन ने दिए। क्या उद्देश्य होने चाहिए? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी बच्चों को जो मॉडर्न ज्ञान है, आज का जो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है उसके बारे में ज्ञान देना, जो नए नए शोध संशोधन किए जा रहे हैं उसके बारे में ज्ञान देना। फिर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, सभी के बीच में बंधुभाव ग्रो होना चाहिए, सभी समाज जो है यूनाइट होना चाहिए, एज अ राष्ट्र, एज अ देश हम एक होने चाहिए, एकता बढ़ाने का काम होना चाहिए शिक्षा के जरिए। फिर नर्चर ऑफ सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य जो है बढ़ने चाहिए, ठीक है। फिर आध्यात्मिक मूल्य भी ग्रो करने चाहिए बच्चों को, एक अच्छे इंसान बनने चाहिए, बच्चे जो है वो ग्रो करने के बाद अच्छे नागरिक बनने चाहिए। एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और उस शिक्षा से कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी उसका कुछ फायदा होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर है सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसकी सुरक्षा करना और उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये सारे उद्देश्य थे एजुकेशन के। अभी देखते हैं हायर एजुकेशन। एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो स्वतंत्रता मिलने के बाद का जो कालखंड था उसमें हायर एजुकेशन यानी जो डिग्री कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वगैरह, उसके बारे में। After independence in 1948, the central government appointed the University Education Commission, whose chairman was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. देखिए स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 1948 में केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो यूनिवर्सिटी के जो डिग्री देने वाले कोर्सेस है उसके बारे में डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बनाया गया और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे जो बाद में हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी बने और काफी कीर्तिमान और गौरवशाली व्यक्ति थे। Its functions included financial grants, the standard of the universities and their coordination. इनका जो जन्मदिन है वो पूरे देश भर में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इन्होंने क्या सुधारणाएं बताई? फाइनेंशियल ग्रांट्स यानी आर्थिक एड्स देने चाहिए, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन, यूनिवर्सिटीज में कोऑर्डिनेशन सहयोग बढ़ाना चाहिए। मेथड ऑफ फंक्शनिंग, द कमीशन एक्सेप्टेड द 5-year प्लान्स मेथड, पंचवार्षिक योजनाओं का मेथड उन्होंने एक्सेप्ट कर ली इस कमीशन ने। इट बिगन टू सैंक्शन एंड डिसबर्स ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस कमीशन ने क्या शुरू किया? ग्रांट्स देने यानी एड, पैसे देना शुरू किया यूनिवर्सिटीज को शासन की तरफ से। The commission undertakes planning of university education, coordination of syllabi, giving primacy to national needs through education and the planning and the implementation of various schemes of higher education. तो कमीशन ने क्या किया? इस कमीशन ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्लानिंग की गई, फिर जो सिलेबस है, सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी, तो सिलेबी का कोऑर्डिनेशन किया गया अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। फिर उसके बाद जो नेशनल नीड्स है, जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं, जो चैलेंजेस है राष्ट्र के सामने उस समय जो थे, उनको फेस करने के लिए जो बेसिक नीड्स थी एजुकेशन द्वारा पूरी करने की, वो करने की कोशिश की और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने का शुरू कर दिया। It has done valuable work in establishing university development councils, centers for advanced स्टडीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, एस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटीज। तो इन्होंने क्या किया? जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के कई सारे सेंटर शुरू किए, एडवांस एजुकेशन के, मॉडर्न एजुकेशन के, और फिर कई सारी नई यूनिवर्सिटीज ओपन करना शुरू किया। और पोस्ट ग्रेजुएट यानी डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स होता है, जो एजुकेशन होता है, उसके लिए भी कई सारे प्रावधान किए।
After the advent of television in India, it initiated the countrywide classroom program which is telecast by दूरदर्शन on behalf of the commission. तो जो दूरदर्शन टेलीविजन आने के बाद भारत में उन्होंने देश भर में क्लासरूम यानी टीवी पर टेलीकास्ट करना शुरू किया, जो शिक्षा से रिलेटेड प्रोग्राम्स है वो दूरदर्शन पर. Do you know the art department was established in 1965 in Maharashtra to frame the policy of art education and for its implementation by institutes of art. देखिए आर्ट डिपार्टमेंट कला क्षेत्र स्थापित किया गया 1965 में महाराष्ट्र में. किस लिए स्थापित किया गया? जो कला क्षेत्र से अलग अलग कलाएं जो है जैसे चित्रकला हो, ड्राइंग हो, ये ऐसी जो अलग अलग कलाएं हैं जैसे संगीत हो, ठीक है, गायन हो, ऐसी कलाएं सीखने के लिए एक पॉलिसी डिसाइड की गई, एक नीति डिसाइड की गई और इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, संस्थाएं स्थापन की गई. This department undertook the responsibility of organizing the drawing grade examinations at school level. तो इसी डिपार्टमेंट द्वारा आपके स्कूल में जो है जो ड्राइंग की एग्जाम्स होती है ना, ग्रेड एग्जाम्स आपके स्कूल में होती है, तो वो भी शुरू की गई. National Council of Educational Research and Training, that is NCERT. This body was established in Delhi on the 1st of September 1961. NCERT की स्थापना जो है 1 सितंबर 1961 में दिल्ली में की गई. Its main objective is to help the central government in matters of school education in the context of a comprehensive policy and in implementing educational schemes. तो इस संस्था का काम क्या था? केंद्र सरकार को जो स्कूल की एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके बारे में हेल्प करना, सहयोग करना और एक नीति बनाने में, पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट को मदद करना. ठीक है. The NCERT was given the responsibility of educational research and development, training, extension, educational programs, restructuring of school curriculum and textbooks. तो इस पर किसकी जिम्मेदारी दी गई? किन चीजों की? शिक्षा क्षेत्र में जो रिसर्चेस करने पड़ते हैं, संशोधन अनुसंधान जो करना पड़ता है, उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो टीचर्स है उनको कैसे सिखाना है बच्चों को आसानी से, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स अलग अलग इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और स्कूल का जो करिकुलम है, सिलेबस डिजाइन करना और टेक्स्ट बुक्स भी डिजाइन करना. अगर आपको पता हो तो सीबीएसई के टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किए जाते हैं. It has played a central role in designing school curricula and textbooks with the cooperation of the Central Board of Secondary Education (CBSE). जैसे कि मैंने बताया तो NCERT ने काफी मदद की है CBSE को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, जो स्कूल के सिलेबस है वो डिजाइन करने के लिए और टेक्स्ट बुक डिजाइन करने के लिए. It provides guidance and cooperation in the area of primary and secondary education to the state governments. और ये राज्य शासनों को भी मदद करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जो गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए. It has been involved in designing workbooks and handbooks for teachers in teacher training, in developing teaching learning techniques and conducting talent search examination at the national level. देखिए इसमें वर्कबुक डिजाइन करने के लिए भी मदद करते हैं एनसीईआरटी. हैंडबुक्स फॉर टीचर्स, यानी टीचर्स के लिए कुछ नोट्स होते हैं, कैसे सिखाना है बच्चों को, पढ़ाना कैसे है वो बताने के लिए कुछ नोट्स होते हैं, उसे बोलते हैं हैंडबुक्स टीचर्स के, वो डिजाइन करने में भी रोल है इनका. फिर टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर्स को कैसे सिखाना है बच्चों को, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, उसका प्रशिक्षण देने के लिए. फिर टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स, कैसे सीखना है और कैसे सिखाना है उसके बारे में उसकी टेक्निक बताना. और फिर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस, जैसे एनटीएससी एग्जाम आपको पता होगी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम्स, तो वो भी कंडक्ट की जाती है एनसीईआरटी द्वारा. SCERTs were established in all states on the lines of the NCERT. जैसे NCERT होती है नेशनल, वैसे स्टेट की N फॉर नेशनल और S फॉर स्टेट. तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिश की गई हर एक राज्य में. द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पुणे.
तो महाराष्ट्र की जो SCERT है वो पुणे में स्थापना की गई। This institute performs various functions such as improving the standard of primary education, in-service training of teachers, training in the areas of syllabi and evaluation, vocational guidance for students after standard 10th and standard 12th exams and other educational functions। तो ये जो है इंस्टीट्यूट क्या है, SCERT क्या क्या काम करती है, तो प्राइमरी एजुकेशन का स्तर बढ़ाना, उसकी लेवल अच्छी करना, उसका स्टैंडर्ड बेहतर करना, फिर जो टीचर सिखा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना सिखाने के बारे में, फिर सिलेबस डिजाइन करने के लिए मार्गदर्शन करना, इवेल्युएशन यानी उसका अध्ययन करना, फिर वोकेशनल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th यानी 10वीं और 12वीं एग्जाम होने के बाद बच्चों को किस क्षेत्र में करियर करना है उसके बारे में गाइड करने का भी काम करते हैं, ठीक है, और बाकी शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड भी काम करते हैं। दिस इंस्टीट्यूट इज नोन एज द एकेडमिक authority. It brings out a periodical called जीवन शिक्षण। तो इसका भी एक मैगजीन टाइप है जिसका नाम है जीवन शिक्षण। Do you know the Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, that is Bal Bharti, was established in Pune on 27th of January 1967। देखिए महाराष्ट्र राज्य के जो आपका स्टेट बोर्ड है, यानी हम जो जिस पुस्तक में से पढ़ रहे हैं अभी, वो पुस्तक डिजाइन करने का काम जो है वो महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च को दिया गया, जिसका नाम है बाल भारती। अगर आप बाल भारती की वेबसाइट पर जाएंगे ई बाल भारती पर, तो वहां पर आपको ये सारे टेक्स्ट बुक जो है सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। अगर आपको खरीदने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे मोबाइल पर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बाल भारती प्रिपेयर्स टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो बाल भारती द्वारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक बनाए जाते हैं। टेक्स्ट बुक्स आर मेड इन 8 लैंग्वेजेस, नेमली मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती एंड तेलुगु। तो जो स्टेट बोर्ड है हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसके जो पुस्तकें हैं वो मुख्यतः 8 भाषाओं में बनवाए जाते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, सिंधी भाषा, गुजराती भाषा और तेलुगु भाषा। किशोर, अ मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय बाल भारती। तो ये एक मैगजीन है। किशोर यानी टीनेज के बच्चों को किशोर बच्चे कहा जाता है, किशोर वयीन बच्चे। तो उनके लिए किशोर नाम का एक मैगजीन भी पब्लिश किया जाता है बाल भारती द्वारा मंथली। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, बाद में जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई शिक्षा पर 1986 में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary and higher secondary education in keeping with the changing needs of the society। देखिए इस नीति के अनुसार क्या किया गया, जैसे जैसे हमारा समाज की रचना बदल रही है, हमारा देश प्रगति कर रहा था, विज्ञान में कई सारी प्रगतियां हो चुकी थी, नई नई खोजें हो चुकी थी, उसके अनुसार क्या बदलाव करने हैं प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, वो ध्यान में रखकर वो पॉलिसी बनाई गई। अंडर दिस पॉलिसी अ कॉमन कोर करिकुलम वाज फ्रेम्ड फॉर ऑल स्टेट्स। इसके अनुसार, इस नीति के अनुसार सारे राज्यों के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया करिकुलम का, सिलेबस का। The expectation is that by this means all students in India will get equal educational opportunity। इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया, ये निश्चित किया गया कि देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त हो और समान उन्हें अवसर प्राप्त हो, ठीक है। There is scope in the national curriculum for individual states to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical needs। तो इसमें काफी स्कोप भी दिया गया है, एक बेस बनाया गया है, फाउंडेशन कि पूरे देश भर में कौन सा नेशनल एक सेम सिलेबस सिखाया जाएगा, लेकिन राज्यों को भी अपने अपने बोर्ड्स के अनुसार, अपने अपने कल्चर के अनुसार, अपने अपने इतिहास और अपने अपने ज्योग्राफी के अनुसार जो है बदलाव करने का भी स्वातंत्र्य दिया गया।
The primary education curriculum 1988 was prepared on the basis of the plan of action designed at national level for the effective implementation of the national policy on education 1986. तो जो प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम बनाने का जो 1988 का प्लान था वो भी बनाया गया इस नीति के आधार पर, 86 के नीति के आधार पर. डू यू नो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1995? Even as the primary education curriculum 1988 was being implemented, a committee was formed at the national level with Dr. R.H. Dave as its chairman to determine minimum levels of learning. देखिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी 1988 का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद एक कमेटी बनाई गई राष्ट्रीय सतह पर, नेशनल लेवल पर, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर R.H. दवे. तो उन्होंने मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए ये कमीशन बनाएगा. द दवे कमिटी डेवलप्ड चार्ट्स ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू स्टैंडर्ड 5. देखिए 5वीं कक्षा तक जो मातृभाषा है, जो राज्य की भाषा है, फिर हमारी दूसरी जो भाषा है और गणित, फिर पर्यावरण जो एनवायरमेंटल साइंस है, उसके बारे में क्या क्या मिनिमम नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, ये डिसाइड किया गया 5वीं कक्षा तक. द चार्ट शोड द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ऑफ द कॉम्पिटेंसीज मीन्ड फॉर ईच क्लास. देखिए इन चार्ट्स में दिखाया गया कि मिनिमम क्या आना चाहिए. जैसे पहली की कक्षा में जो सीख रहे बच्चे उनको कम से कम क्या आना चाहिए, फिर सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या क्या आना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5th स्टैंडर्ड तक, 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए, ये इसमें डिसाइड किया. यूज ऑफ अ सैटेलाइट. In 1975, India met with success in its attempt to use a satellite for the purpose of education. देखिए भारत ने 1975 में 1975 में जो है सैटेलाइट का यूज एजुकेशन के लिए करना शुरू कर दिया. एकनाथ चिटनिस, अ साइंटिस्ट विथ इसरो, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट. एकनाथ चिटनिस नाम के साइंटिस्ट ने, इसरो के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एजुसैट नाम का सैटेलाइट है जो भारत ने छोड़ा है एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड. साइट, दैट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, was undertaken for educational purposes under the leadership of the Space Application Center at Ahmedabad. अहमदाबाद में जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी स्पेस का सैटेलाइट का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसके लिए जो इंस्टीट्यूट है उसने साइट का काम शुरू किया, जो एजुकेशनल पर्पज के लिए जो है सैटेलाइट का यूज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने काम शुरू किया. The concept of satellite education came out of this experiment. तो उससे एजुकेशन में सैटेलाइट का प्रयोग करना की संकल्पना सामने आई. अमेरिका हैड हेल्प इंडिया इन दिस प्रोग्राम. इसमें अमेरिका ने काफी मदद की भारत की. द प्रोग्राम हेल्प टू मेक प्रोविजंस फॉर अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज. जहां पर कॉलेजेस नहीं होते, पाठशालाएं नहीं होती, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षा का प्रचार करने के लिए इसकी मदद ली गई. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू. This open university was established with the objective that the stream of education should make its way into every average hold of the country. देखिए ये जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है वो किस लिए होती है, जिनको जो जॉब करते हैं, जिनको कॉलेज अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, या कोई अगर रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पर कॉलेज नहीं है वगैरह, तो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी होती है. द यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 1970 एज द इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर. 1970 ने यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर घोषित किया था. इन द सेम ईयर अ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ Open University by the Government of India Departments of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grants Commission along with UNESCO. देखिए उसी साल, उसी वर्ष जो है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ओपन यूनिवर्सिटी पर एक सेमिनार अरेंज किया गया भारत सरकार द्वारा. कि भारत सरकार भी था उसमें इन्वॉल्व,
एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर भी इन्वॉल्व था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जो यूनिवर्सिटीज का मतलब कंट्रोल करती है वो इंस्टीट्यूट, और यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सब इन्वॉल्व थे। द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी इवॉल्व इन दिस सेमिनार, तो इस सेमिनार में पहली बार ये संकल्पना सामने आई कि ओपन यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। In 1974, the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parthasarathi, and Open University took shape on 20 September 1985 in accordance with its recommendations and suggestions। देखिए 1974 में शासन ने उसके ऊपर एक कमिटी आयोजित की, अध्यक्षता किसकी थी? पी पार्थसारथी, और ओपन यूनिवर्सिटी पहली बार स्थापन हुई 20 सितंबर 1985 में, ठीक है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, इग्नू। ये नेशनल यूनिवर्सिटी है इग्नू जो है, और हमारी स्टेट की भी है, महाराष्ट्र की, वो जो है द यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, ये उसका नाम है। वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नासिक इन 1989। ऑल्दो देखिए इसका ऑफिस नासिक में है, लेकिन आप महाराष्ट्र में कहीं से भी इस यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट दिस ओपन यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। Those who are unable to get a college education in the formal way are given concessions in eligibility criteria, age and other conditions for admission to this university। जिन्हें कॉलेज अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता कि कुछ ना कुछ कारणों से, या तो कहीं काम करते हैं वो, या कहीं गांव में रहते हैं जहाँ पर कॉलेजेस नहीं होते, वहाँ पर उनके लिए यह ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह में भी काफ़ी कंसेशन दिया जाता है। जैसे मेन यूनिवर्सिटीज़ में कई बार कुछ एज के बाद सीखना अलाउड नहीं होता बहुत से कोर्सेस, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी एज वो पार होने के बाद भी अलाउड होता है एडमिशन लेना। तो इन 1990 द इग्नू स्टार्टेड एन ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। तो 1990 में इग्नू ने ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जो है वीडियो क्लिप्स द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर शुरू किया एजुकेशन देना। इट कंडक्टेड मोर देन 1000 करिकुला ऑफ वेरियस ब्रांचेस। इसमें 1000 अलग अलग तरह के करिकुलम है, अलग अलग शाखाओं के, अलग अलग ब्रांचेस के, एजुकेशनल फील्ड्स के। It provides facilities for education through 58 training centers in the country and 41 centers in foreign countries। देखिए ये केवल भारत में ही नहीं, भारत में तो 58 सेंटर्स है, लेकिन 41 सेंटर्स फॉरेन कंट्रीज में भी है इसके, इस यूनिवर्सिटी के। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। In the post-independence period in 1950, the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, was established with the objective to promote scientific research in the country and to take the benefits of the research to all the people। देखिए 1950 में जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च जो है खोज करने के लिए साइंटिफिक ये इंस्टीट्यूट बनाई गई, और उसका यूज नए नए इन्वेंशंस जो होंगी, डिस्कवरी जो होगी, रिसर्च करने के बाद उसका यूज कॉमन लोगों के भलाई के लिए कैसे यूज किया जा सकता है उसके बारे में शुरू हुआ रिसर्च बिगन इन फील्ड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड माइनिंग। तो देखिए कौन से फील्ड्स में रिसर्च शुरू हुआ? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स यानी औषध निर्माण शास्त्र जो मेडिसिन बनाते हैं वो, फिर फूड प्रोसेसिंग में जैसे जो फूड होता है उसका लाइफ कैसे बढ़ाना है, ठीक है। माइनिंग में माइनिंग टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा डीप कैसे जा सकते हैं हम अर्थ में, उसके बारे में, और कहाँ पर कौन से मिनरल्स है वो सैटेलाइट द्वारा देखने के लिए ये रिसर्चेस किए गए। इन ऑर्डर दैट इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स वेर साइन विद इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स। देखिए इन सभी का
इन सभी रिसर्चेस का, इन सभी फील्ड्स में से रिलेटेड रिसर्चेस जो है उसका फायदा तो इंडस्ट्रीज को होने वाला है, फैक्ट्रीज को अलग अलग। तो ये देखकर अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो गया, करवाया गया। दैट हेल्प टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट्स एंड सेव फॉरेन करेंसी। इससे हमारे देश में ही कई सारे वस्तुओं की खोज हुई, जैसे मेडिसिन हो, वैक्सीन हो वगैरह, और हमारे देश में वो मैन्युफैक्चर होने लगी। उससे हमारा जो है पैसा बहुत बचने लगा, जो फॉरेन में हम इंपोर्ट करते थे पहले वो। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो मोटिवेटेड फंडामेंटल रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च होते हैं उसको भी काफी मोटिवेशन मिला इससे। द लैबोरेटरीज ऑफ the council also played an important part in bringing back to the country students who had gone abroad for higher education। देखिए जो लैबोरेटरीज बनाई गई इस काउंसिल द्वारा, इन्होंने काफी मुख्य भूमिका निभाई किसमें, जो देश के विद्यार्थी है जो हायर एजुकेशन के लिए बाहरी देशों में गए हैं, उनको वापस देश में रिसर्च करवाने को प्रोत्साहित करने के लिए और यहीं पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनसे काफी मदद हुई। The achievements of the CSIR include making the ink used for marking voters' fingers during elections, medicines for malaria, elephantitis and tuberculosis, water purification technology, reduction in the time required for bamboo production। देखिए कौन से महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स है CSIR के। तो ये जो है, जो वोटिंग के समय उंगली पर जो इंक लगाई जाती है वो परमानेंट होती है, कभी भी मिटती नहीं है। बाद में वो नाखून ग्रो करने के बाद ही वो यानी काटने के बाद नाखून ही वो चली जाती है। तो ये इंक हमारा एक काफी अच्छा इन्वेंशन है CSIR का। इससे फेक वोटिंग बच जाती है, डबल वोटिंग वगैरह। तो ये जो इंक है बाकी डेमोक्रेटिक देश भी हमारे देश से इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन फॉर मलेरिया की दवाइयाँ, औषधियाँ, एलिफेंटाइटिस यानी हत्ती रोग की औषधियाँ, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो जल शुद्धिकरण है, पानी का शुद्धिकरण करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, उससे, और रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बाम्बू प्रोडक्शन। देखिए बाम्बू के जो ट्री होते हैं, बाम्बू के जो पेड़ होते हैं, वो ग्रो करने में काफी वक्त लगाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो बाम्बू प्रोडक्शन के लिए इतना स्लो तो नहीं चलेगा, इसलिए बाम्बू ट्रीज की ग्रोथ की स्पीड बढ़ाने के लिए जो है रिसर्च करवाया गया और उसमें हम सफल भी रहे। It also used DNA fingerprinting for the first time in India, conducted a genetic study of the Adivasis of the Andamans and proved that those tribes are 60,000 years old and developed the earthquake early warning system। तो इन्होंने DNA fingerprinting यानी DNA की स्टडी जो होती है, जीनोम जेनेटिक स्ट्रक्चर की स्टडी, वो भी की। उससे हमें पता चला कि जो अंडमान में जो आदिवासी रहते हैं, वो उनकी प्रजाति जो है वो 60,000 वर्ष पुरानी है, तब से वो है वहां पर। फिर अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी भूकंप की पहले से वार्निंग देने वाली सिस्टम बनाई गई। इट हैज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द यूज ऑफ नीम एज अ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ टर्मरिक फॉर हीलिंग वुंड्स एंड इन द केस ऑफ द पेटेंट्स फॉर वैरायटीज ऑफ राइस। देखिए इसने और भी महत्वपूर्ण खोज किए, जैसे नीम जो होता है उसका यूज पेस्टिसाइड के तौर पर करने के लिए, कीटक नाशक के तौर पर। फिर उसके बाद टर्मरिक जो हल्दी होती है, जख्म घाव भरने के लिए हल्दी का यूज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। फिर अलग अलग पेटेंट्स राइस के जो है, राइस की नई नई प्रजातियां खोजी गई और उसके पेटेंट भी दाखिल किए गए। पेटेंट यानी जो अब नया इन्वेंशन कोई होता है तब उसका उस चीज का प्रोडक्शन करने के लिए राइट्स, उसके अधिकार जो होते हैं, जिसने पहली बार उसकी इन्वेंशन किया है उसके पास होते हैं। तो वो जो है अगर दूसरे लोगों को उसका प्रोडक्शन करना है तो इस व्यक्ति को कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ परसेंटेज में, उसे बोलते हैं पेटेंट। The CSIR has prepared a digital encyclopedia of Indian traditional knowledge and made it available in 8 international languages। जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है वो 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भाषांतरित किया गया और उन्हें उपलब्ध करवाया गया। Mathematics. The National Institute for Research in the Mathematical and Physical Sciences in Tamil Nadu was established in 1962। देखिए 1962 में
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में रिसर्च करने के लिए तमिलनाडु में इंस्टीट्यूट स्थापित की गई। इट एनकरेज द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स, इससे मैथमेटिक्स में, गणित में जो और रिसर्चेस करने उसके लिए एनकरेजमेंट मिला। Computers. In 1969, we made the first indigenous computer named the ECU computer, as this was achieved by the Indian Statistical Institute and Jadavpur University working together. 1969 में हमारा पहला भारतीय जो है इंडिजिनियस कंप्यूटर बनाया गया ECU नाम का, और ये किनके द्वारा बनाया गया? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी दोनों ने साथ मिलकर बनाया। In 1974, Tata Consultancy Services, that is TCS, obtained an American contract in the area of software production, and that was the beginning of the software industry in India. देखिए 1974 में अभी तो TCS जो है काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है सॉफ्टवेयर में, और उसने पहली बार 1974 में कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया अमेरिका से, और उससे हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री शुरू हुई, और आज हम आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नंबर 1 है पूरे विश्व में। कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प टू स्टेप अप द स्पीड ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को कंप्यूटर से काफ़ी तेज़ी मिली। In 1987, अमेरिका रिफ्यूज टू अलाउ इंडिया टू गेट अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स करवाई जाती है, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को पॉसिबल नहीं होता। तो हमें आवश्यकता थी सुपर कंप्यूटर की, लेकिन अमेरिका ने हमें नकार दिया, रिफ्यूज कर दिया 1987 में। तब हमने स्वयं अपना सुपर कंप्यूटर बनाने का डिसाइड किया। देखिए इतिहास में ऐसा हमेशा होता रहा है, जब भी कोई फॉरेन कंट्री, एडवांस कंट्री हमें कोई चीज़ नकार देती है, जैसे मिसाइल्स हो या कुछ भी हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हो, तो हमने खुद उसका इन्वेंशन किया है, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। द राजीव गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप अ सुपर कंप्यूटर इंडिजिनियसली, तो भारत सरकार ने खुद सुपर कंप्यूटर बनाने का डिसाइड किया। In 1988, the central government established the Center for Development for Advanced Computing, that is CDAC, in Pune, and in 1991, the center under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar developed the Param 8000 supercomputer. Param 8000 नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया हमने, और वो सुपर कंप्यूटर जो है अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से भी एडवांस था। परम इसका नाम संस्कृत शब्द से है, परम यानी सुप्रीम या सुपर, परमात्मा जिसे बोलते हैं, परम आत्मा यानी सुप्रीम सोल, सर्वोच्च आत्मा, वैसे ही परम यानी सुप्रीम, ऐसा अर्थ होता है उसका। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, दिस इंस्टीट्यूट हैज कंडक्टेड वैल्यूएबल रिसर्च इन द फील्ड्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेस। देखिए इसने कई सारे खोज किए हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी खोज की, उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी काफ़ी खोज की। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी देखिए मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी मैटर जो एटम होते हैं और जो वेव्स होते हैं उसके बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो होती है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। केमिकल एंड लाइफ साइंसेस, उसके बारे में भी रिसर्च करवाया गया। इट ऑल्सो स्टार्टेड अ स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट फॉर सेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखिए इसको भी हमें रिजेक्ट करवाया गया था, हमें देने के लिए अलाउ नहीं किया गया था अमेरिका और जो बड़े बड़े देश है उन्होंने। तब हमने अपने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप किए थे। फिर इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज IIT. India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in 1951. 1951 में पहला IIT भारत का स्थापन किया गया खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में। The objective of this institute was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in India and meet the country's needs. देखिए इसका उद्देश्य क्या था IIT स्थापन करने का, तो जो बहुत मॉडर्न एजुकेशन है, जो एडवांस्ड एजुकेशन है सभी शाखाओं में इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वो देश में ही उपलब्ध करवाना, ये मुख्य उद्देश्य था।
द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एट पोवई, चेन्नई, कानपुर एंड न्यू दिल्ली वेर कन्वर्टेड इनटू IITs। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनको IIT में अपग्रेड किया गया। द सोवियत यूनियन, अमेरिका, जर्मनी एंड द यूनेस्को ऑल एक्सटेंडेड हेल्प टू सेट अप दीज इंस्टीट्यूट्स। तो IIT स्थापन करने में सोवियत यूनियन यानी उस समय का रशिया, फिर अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को, इन संस्थानों ने भी काफी मदद की। The IITs in India were given the status of deemed universities and BTech and MTech courses were started there। उन्हें IITs को डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटीज यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड रिसर्च किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो बीटेक एमटेक के कोर्सेज शुरू किए गए। एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स, नॉमिनल फीस एंड रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द IIT इंस्टीट्यूशंस। तो IIT इंस्टीट्यूशंस की विशेषताएं क्या है? तो एंट्रेंस एग्जाम, आपको तो पता है IIT फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे आप। फिर नॉमिनल फीस बहुत कम होती है IIT की। रिजर्वेशन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के। ये इसकी विशेषताएं हैं। इन द डिकेड फ्रॉम 1970 टू 1980 अ लार्ज नंबर ऑफ IIT स्टूडेंट्स बिगन टू लीव फॉर फॉरेन कंट्रीज कॉजिंग द ब्रेन ड्रेन क्राइसिस। देखिए, हमने IIT तो स्थापन कर दिए, वहां से जो ब्राइट इंजीनियर्स बनने लगे, जो बहुत अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त करके जो इंजीनियर्स बनने लगे, वहां से वो बाहरी देशों में चले जाने लगे वहां पर जॉब्स करने के लिए। इससे ब्रेन ड्रेन की समस्या हो गई। ब्रेन ड्रेन यानी क्या? ब्रेन ड्रेन यानी हमारे देश का इंटेलिजेंट लोगों का बाहर चला जाना, इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। देखिए, हम हमारे देश में अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स बना रहे हैं IITs में, लेकिन वो सारे बाहरी देशों में जा रहे हैं, तो उनका फायदा वो उन देशों को होगा, तो हमारे देश को इसका फायदा होना चाहिए, ऐसा विचार किया जाने लगा। However, this situation changed after 1990. IITs were also established at Guwahati, Assam in 1994 and Roorkee in 2001. इसके बाद 1990 के बाद जो है ये परिस्थिति थोड़ी बदलने लगी। हालांकि अभी भी बहुत सा ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम है हमारे देश में, और बाद में गुवाहाटी और रूरकी में भी IIT स्थापन किए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। As high quality engineers were graduating from the IITs, the center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold skilled managers। देखिए, जिस तरीके से IIT में हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स बनने लगे, उसी तरीके से हाई क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के मैनेजर्स बनाने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा और गुजरात गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM स्थापन किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन अमेरिका हेल्प टू सेट अप IIM अहमदाबाद। अहमदाबाद में IIM की स्थापना करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मदद किया है। अदर IIMs हैव बीन सेट अप एट कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर एंड शिलोंग। तो इन जगहों पर भी दूसरे IIM है। डू यू नो systematic training in any subject aspect of film making is given at the Film and Television Institute of India। देखिए, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग जो है फिल्म बनाने की किसी भी विषय पर, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Facilities were made available for imparting scientific training at this institute in all aspects of filmmaking such as direction, editing and acting। तो इसमें इस इंस्टीट्यूट में अलग अलग फील्ड्स में फिल्म के, जैसे डायरेक्शन करना, फिर एडिटिंग करना मूवीज की, फिर एक्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है साइंटिफिक तरीके से। तो इससे हमारे फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी योगदान प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज प्रोड्यूस होते हैं हर साल। हमारे देश में 1000 से 1200 मूवीज रिलीज होते हैं एक साल में। इतने मूवीज दूसरे किसी भी देश में प्रोड्यूस नहीं होते। दिस इंस्टीट्यूट इनहेरिटेड द लीगेसी ऑफ द प्रभात फिल्म कंपनी ऑफ पुणे एंड बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्रभात फिल्म कंपनी जो थी, मराठी फिल्म कंपनी थी, तो उससे उन्होंने प्रेरणा ली, इनहेरिटेंस लिया, और वो काफ़ी फेमस हुई पूरे विश्व में।
National Institute of Design. This institute was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in industrial design. Industrial design यानी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, अलग अलग जो मशीन्स होती है या जो अलग अलग चीज़ों के डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, उसके बारे में इंजीनियर्स वगैरह बनाने के लिए या आर्किटेक्ट्स हो, जो भी हो, वो उनके ट्रेनिंग के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाए गए. कोर्सेस इन बेसिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड विजुअल कम्युनिकेशन वे स्टार्टेड इन 1963-64. तो इन फील्ड्स में जैसे बेसिक डिज़ाइन, किसी भी चीज़ का बेसिक डिज़ाइन करना, बिल्डिंग्स का लीजिए या मशीन्स का लीजिए, फिर ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक्स के मदद से कंप्यूटर पर डिज़ाइन करना, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन, अलग अलग वस्तुओं का डिज़ाइन करना, विजुअल कम्युनिकेशन यानी जो दृश्य माध्यम से कम्युनिकेशन करना यानी संवाद स्थापित करना, उसके बारे में कोर्सेज शुरू किए गए 63-64 में. द वर्क डन बाय दिस इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर रेडियो एंड द कैलकुलेटर ऑफ द लोगोज ऑफ इंडियन एयरलाइंस एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो इस इंस्टीट्यूट ने जो ट्रांजिस्टर है, रेडियो, देखिए रेडियो पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, बहुत पहले 60s-70s में, लेकिन ट्रांजिस्टर की खोज करने के बाद रेडियो की साइज बहुत छोटी हो गई. फिर कैलकुलेटर्स भी बहुत बड़े थे, वो भी छोटे हो गए. और उन्होंने ये भी डिज़ाइन किया, इंडियन एयरलाइंस का जो लोगो है वो भी डिज़ाइन किया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का भी लोगो इसी इंस्टीट्यूट ने बनाया है. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मेडिसिन से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो देखेंगे. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन 1949 द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड. देखिए इसका नाम आपने सुना होगा, अभी फिलहाल कोरोना के क्राइसिस में, समस्या में ICMR का नाम काफ़ी बार आ चुका है मीडिया में. ICMR यही इंस्टीट्यूट है जो कोरोना के प्रॉब्लम के समय सरकार को जो है गाइडेंस दे रही है. तो इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में. तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी. कंडक्टिंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड. It was given the responsibility of cooperating with universities, medical colleges, government and non-government research institutes and giving them guidance and financial support for research activities. देखिए इसी इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दी गई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस जो है अलग अलग, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है अलग अलग, उनके आपस में सहयोग रखने के लिए, फिर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है मेडिसिन से रिलेटेड, उनको गाइड करने के लिए और आर्थिक सपोर्ट देने के लिए. 26 सेंटर्स वे स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर रिसर्च ऑन वेरियस डिसीजेस. अलग अलग 26 सेंटर स्थापित किए गए पूरे देश भर में अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च करवाने के लिए. अभी कोरोना पर भी ये इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रही है. Their research has made it possible to control tuberculosis and leprosy. तो टीबी और लेप्रोसी को कंट्रोल करने में इस इंस्टीट्यूट का काफी योगदान रहा है. द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस AIIMS was established to give further impetus to advanced education and research in medicine. बाद में AIIMS की स्थापना की गई, उसमें तो वो तो काफ़ी एडवांस्ड है, उसमें भी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग शिक्षा दी जाती है और रिसर्च करवाया जाता है मेडिसिन पर. आपको पता होगा तो कई हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपना ऑपरेशन करवाया था एम्स में, और काफ़ी जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनको एम्स में ही इलाज करवाया जाता है क्योंकि वो सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट है हमारे देश की मेडिकल से रिलेटेड. इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन. तो अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS BDS वगैरह के कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज मेडिसिन से रिलेटेड जो है यहाँ पर शुरू किए गए. Courses for undergraduate and postgraduate education in most branches of medicine, good research facilities and well-equipped hospitals are the significant features of this institute. ये भारत की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड. यहाँ पर अलग अलग रिसर्चेस करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड है, सभी साधनों से सुसज्जित है. ठीक है. The institute also provides medical treatment to the common people at nominal rates.
जो कॉमन आम लोग होते हैं उनको जो महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो सस्ते दरों में वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। It has established special colleges for training in nursing and super specialty centers for treatment of disorders of the heart, brain and eyes। यहाँ पर देखिए नर्सिंग के कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके भी कॉलेजेस हैं। फिर सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स या हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, ये जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाए जाते हैं उनकी इंस्टीट्यूट्स भी है। For further development of the medical field, the Medical Council of India was restructured in 1958 and was entrusted with the task of determining criteria for quality of medical education, its supervision and inspection। देखिए बाद में मेडिकल फील्ड में और डेवलप करवाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की पुनर्गठन किया गया 1958 में, और उस पर काम सौंपा गया अच्छा क्वालिटी का मेडिकल एजुकेशन देने का, उस पर सुपरविजन यानी नजर रखने का, ठीक है, ये काम सौंपा गया। These institutes have the responsibility of conducting research on various diseases, developing tests and standardization of medicines। तो इस इंस्टीट्यूट पर जिम्मेदारी दी गई अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च करवाने की, उनकी टेस्ट डेवलप करने की, फिर मेडिसिन स्टैंडर्डाइज करने की, यानी कौन से बीमारी के लिए कौन से मेडिसिन देने की। Do you know, in 1969, the Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy was established to conduct research and bring about development in the Ayurvedic, Naturopathy, Unani and Homeopathy systems of medicine। तो देखिए 1969 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन यानी भारतीय औषध जो आयुर्वेद विज्ञान है उसके बारे में रिसर्च करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई। जैसे होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानी हो, ये जो सिस्टम्स है मेडिसिन की उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। In 1979, this institute was dissolved and replaced by 3 others, namely 1. Central Council for Research in Unani Medicine, 2. Central Council for Research in Homeopathy, and 3rd Central Council for Research in Yoga and Nature Cure in accordance with their respective clinical methodology। 1979 में ये इंस्टीट्यूट डिसॉल्व की गई, समाप्त की गई, और 3 नए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। यूनानी के लिए ये वाली, होम्योपैथी मेडिसिन के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, और आयुर्वेद और योगा पर रिसर्च करने के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचर क्योर इन अकॉर्डेंस विद ये बनाएंगे। कैंसर रिसर्च, द एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर इज द ब्रांच ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर। देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा स्थापन किया गया है कैंसर रिसर्च सेंटर, ठीक है, वहां पर रिसर्च और एजुकेशन करवाया जाता है कैंसर बीमारी से रिलेटेड। It functions as the national center for treatment, research and education in relation to cancer। तो यहाँ पर कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, औषधियाँ हैं, उस पर इलाज कैसे करवाना है, उस पर रिसर्च और एजुकेशन करवाया जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन सी है भारत में? इन इंडिया रिसर्च इन एग्रीकल्चर हैड बिगन एज अर्ली एज 1905। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्चेस है भारत में वैसे तो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न जो है 1905 में शुरू किए गए। The Indian Agricultural Research Institute was given the status of a university in 1958 and work began in departments such as development of the agriculture sector, research, well-equipped laboratories, soil science, agricultural sciences, economic botany and other departments। तो देखिए 1958 में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट शुरू किए गए, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के विकास के लिए वहाँ पर रिसर्च, खेती में कैसे अच्छे क्वालिटी के जो प्रजातियाँ डेवलप करनी है अनाजों की, उन पर रिसर्च करने के लिए एग्रीकल्चरल साइंस, जैसे प्लांट्स की ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, उनका उत्पादन कैसे बढ़ाना है। फिर इकोनॉमिक बॉटनी यानी
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करवाना है उसके बारे में रिसर्च करवाने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाई गई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ। रिसर्च ऑल्सो बिगन ऑन व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो जो दालें हैं, गेहूं हैं और तेल बनाने के जो ऑयल सीड्स होते हैं जैसे मूंगफली हो या सोयाबीन हो वगैरह, और अलग अलग सब्जियां हैं, उसके बारे में रिसर्च करवाने के लिए, उनका प्रोडक्शन और उनका न्यूट्रिशन क्वालिटी बेहतर करवाने के लिए रिसर्च करवाया गया। Its most significant achievement is the fundamental research it has conducted on the models, methods of taking multiple crops in a year, which has been of great benefit to farmers। देखिए इन्होंने रिसर्च करवा के, इनकी अचीवमेंट क्या है, तो इन्होंने रिसर्च करवा के ऐसे क्रॉप्स बनाए जो अलग अलग मौसम में भी आ सकते हैं। इसके कारण एक ही वर्ष में कई बार क्रॉप्स लेना पॉसिबल हो गया किसानों को, उससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ और हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई और हमारे देश का अनाज का उत्पादन भी बढ़ा। दिस इंस्टीट्यूट मेंटेन्स अ लाइब्रेरी एट इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली विच इज़ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी इन द कंट्री। तो इस इंस्टीट्यूट ने एक लाइब्रेरी बनाई है दिल्ली में, वहाँ पर जिनका हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, और वो भारत की सबसे बड़ी खेती से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ग्रंथालय। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी लॉज रिलेटेड टू women, women's contributions and the role of the government with respect to other weaker sections of the society। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, महिलाओं से रिलेटेड जो अधिनियम है, कानून है, महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, और शासन का क्या भूमिका रही है महिलाओं और जो वीकर सेक्शंस है, जो कमजोर तबके हैं हमारे समाज के, उनके विकास में। ठीक है।